डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी के क्षेत्र में जो भी खास गतिविधियां होती हैं उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो क्या कुछ खास हो रहा है कृषि जगत में, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन की। अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। दिल्ली स्थित कृषि भवन में माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राजील के कृषि मंत्री और उनकी टीम से कृषि के क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ब्राजील के माननीय कृषि मंत्री जी से और उनकी टीम से यहाँ बहुत उपयोगी चर्चा हुई है। एक हमारा ICR और समकक्ष जो ब्राज़ील की संस्था है इम्ब्रापा, वो कई क्षेत्रों में आपस में सहयोग करेगा। तो उसके साथ MOU करने पर हमारा आपस में विचार विमर्श चल रहा है। ब्राज़ील की काफ़ी रुचि है प्राकृतिक खेती में और जैविक खेती में। माननीय मंत्री जी अभी कल मोदीपुरम और वहाँ प्राकृतिक खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग देख के भी आए हैं। तो उस क्षेत्र में भी मिलके, क्योंकि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को सुरक्षित बनाती है और मिट्टी के स्वास्थ्य को और मनुष्य के स्वास्थ्य को, दोनों को बेटर बनाती है। उस पर भी हम लोग साथ मिलकर चर्चा और बातचीत कर रहे हैं। कई और मुद्दे हैं, जैसे भारत के अनार, लहसुन, अंगूर, किशमिश, इसके निर्यात पे चर्चा चल रही है ब्राज़ील में। और वहाँ की जो प्रसिद्ध चाय है वो भारत आए। ऐसे कई मुद्दे हैं, बाज़ार, मार्केट एक्सेस के, बाज़ार पहुँच के, उन पर भी हम लोगों ने बहुत सद्भावनापूर्वक चर्चा की है। भारत में दलहन मिशन, तिलहन मिशन पर हम तेज़ी से काम कर रहे हैं और एकीकृत खेती पर ब्राज़ील सहमत है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ बनाने के लिए। उस पर भी हमारी व्यापक चर्चा हुई है। मैं हमारे दोनों माननीय कृषि मंत्रियों का भारत की धरती पर कृषि भवन में हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रेसिडेंट ब्राज़ील के नेतृत्व में एक वरिष्ठ मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल और एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे प्रमुख मित्रों का यहाँ आया है। इससे दोनों देशों के संबंध निश्चित तौर पर बहुत मजबूत होंगे, सहयोग बढ़ेगा और दोनों देशों की मित्रता दुनिया की स्थिरता के लिए भी जरूरी है। दिल्ली स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पौधा प्रतिदिन संकल्प के 5 वर्ष पूरे होने पर आयोजित खास कार्यक्रम में शिरकत की। क्या कुछ खास रहा इस खास कार्यक्रम के दौरान, आइए देखते हैं। पूसा के AP शिंदे हॉल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा, पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट, साधना सिंह और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे। शिवराज सिंह चौहान जी ने व्यक्तिगत व्रत को राष्ट्रीय हरित जन आंदोलन का स्वर देने की दिशा में ठोस कदमों को जन्म दिया। कृषि मंत्री ने अपने विभागों के सभी कार्यक्रमों की शुरुआत पौधारोपण से करने का निर्देश देने के साथ ही स्वागत में स्मृति चिन्ह के स्थान पर पेड़ लगाकर फोटो भेंट करने की अपील की। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा,
जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया के सामने सबसे बड़े खतरे के रूप में पूरी दुनिया को चिंतित किए हुए है। दुनिया के कई देशों ने पहले भी संकल्प लिया है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ कदम सरकार उठाएगी, उठा रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन ये केवल सरकार की नहीं, समाज की भी जवाबदारी है और नागरिक के नाते हमारी जवाबदारी भी है कि हम इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखें। ये धरती केवल मनुष्य के लिए नहीं है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनका भी इस पर हक है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पेड़ रहेंगे तो पर्यावरण बचेगा। पर्यावरण को बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है कि हम फॉरेस्ट कवर बढ़ाएं, हरियाली बढ़ाएं, पेड़ लगाएं। मैंने 5 साल पहले ये संकल्प लिया था कि मैं रोज पेड़ लगाऊंगा। संकल्प एक पेड़ का था, लेकिन अब कई पेड़ रोज लग जाते हैं, क्योंकि मैं सवेरे निकलने के बाद सबसे पहले पेड़ लगाता हूं, फिर बाकी काम करता हूं। दिल्ली में हूं, भोपाल में हूं, देश में हूं या दुनिया में भी कहीं जाऊं, ईश्वर की कृपा से 5 साल से, अब 6वां आज से शुरू हो गया, ये संकल्प अनवरत लगातार चल रहा है कि रोज पेड़ लगाएं। अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाएं। शादी की वर्षगांठ अगर मनाना है तो मैरिज एनिवर्सरी मनाने के इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर पेड़ लगाएं। बच्चों के जन्मदिन पर पेड़ लगाने से बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती, तो बच्चों के जन्मदिन पर लगाएं या माता पिता की पुण्य स्मृति में भी पेड़ लगाएं। आइए अब नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। खेती किसानी और पशुपालन हमेशा से ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। खेती किसानी के साथ साथ हमारे जो किसान हैं पशुपालन भी करते हैं, क्योंकि इसके बिना खेती किसानी थोड़ी अधूरी सी हो जाती है। इससे हमारे किसान अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं और इस आय को कई गुना तक बढ़ा भी सकते हैं, बशर्ते इसे सावधानी पूर्वक किया जाए। तो किस तरह से पशुपालन को बना सकते हैं आप अपने लिए फायदे का सौदा, आइए जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान में। मार्च के माह में तापमान में इजाफा होने लगता है। ऐसे में पशुपालकों को दूधारू पशुओं की खास देखभाल करनी चाहिए। दिन में धूप तो सुबह शाम तापमान कम होता है। इस तापांतर का पशु के सेहत पर सीधा असर पड़ता है। पशुपालकों को चाहिए कि वो पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा उपलब्ध कराएं। हरे चारे में 70 से 90% पानी होता है, जो पशु के शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। लेकिन इस मौसम में हरे चारे की उपलब्धता कम होती है, इसलिए पशुपालकों को समय रहते इसका प्रबंध कर लेना चाहिए। इसके लिए पशुपालक मार्च अप्रैल माह में मूंग, मक्का, काउपी, लोबिया जैसे हरे चारे की बुआई कर दें, जिससे गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके। इस समय भी पशुओं को संतुलित आहार दें। अधिक कार्बोहाइड्रेट वाला आहार देने से बचें। इसके अलावा पशु को एक दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाएं। पशु को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक व आटा मिलाकर पानी पिलाना भी बेहतर होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए पशु को प्रतिदिन नहलाएं। इसके अलावा दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन को बनाए रखने के लिए पशुओं का आवास साफ सुथरा व हवादार होना चाहिए, जिसका फर्श पक्का व फिसलन रहित हो। साथ ही मूत्र व पानी की निकासी की भी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की छत भी ऐसी होनी चाहिए जो गर्मियों में अधिक गर्म न रहे। अधिक गर्मी के दिनों में छत पर 4 से 6 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल देना चाहिए। पशु आवास की साफ सफाई करें।
आवश्यकता होने पर रंगाई पुताई भी कराएं। पशु आवास में सीलन हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करा लें। इसके साथ ही इस मौसम में पशुओं को कई तरह के रोगों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाने के लिए टीका लगवाएं। यदि पशुओं को जुलाई अगस्त महीने में टीका लगाया गया था तो उन्हें दोबारा टीका लगवाएं। साथ ही समय समय पर पशु चिकित्सक से सलाह भी लेते रहें। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, नजर डालें हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। किसान भाइयों बहनों, हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ सफल किसानों से। उन्होंने जिन चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की है, किन समस्याओं का सामना उन्होंने किया है, उसका समाधान उन्होंने कैसे खोजा है, इन तमाम बातों की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, जानने के लिए आइए रुख करते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का। बकरी आकार में छोटी और शांत स्वभाव वाली होती है, इसीलिए इसे रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। ये हर तरह की जलवायु में रह सकती है और किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे या झाड़ियों को खा सकती है। इसी कारण दूसरे पशुओं के मुकाबले बकरी पालना कम खर्चीला है। ये साल में 2 बार भी बच्चे को जन्म दे सकती है और इसके मेमने जल्द तैयार हो जाते हैं। बकरी जिन झाड़ियों, घास और पत्तियों को खाती है वो कई तरह के औषधीय गुण लिए होती है। ये गुण बकरी के दूध में भी चले जाते हैं। महाराष्ट्र के विनायक नरावड़े पिछले 15 साल से विदेशी बकरियां पाल रहे हैं। दूध के लिए सानिन नस्ल और मीट के लिए अफ्रीकन बोर। हमने सोचा कि क्यों ना हम बकरी का दूध सेल करें। फार्मर को ये ऐसा नया जो है वो करता नहीं है। अभी बकरी पालन में मैंने जैसे किया, मुझे अच्छा सा मुनाफा मिला, मेरी साल की आमदनी बढ़ गई, मैं उसमें डेवलपमेंट करने लगा। इसके बराबर जब मेरे पास कोई फार्मर आता है या नया यंग जनरेशन आता है और जो पूछते हैं कि हमें ये बिज़नेस करना है तो हमें कैसा करना चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ साल बच्चों को, जो यंग जनरेशन है उनको और कुछ फार्मर्स को प्रशिक्षण दिया हमने, या उनको सिखाया बकरी पालन कैसा करना है। बकरी पालन करते टाइम पे तुम खुद कितना काम कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी तक लोग जानवर आप संभाल सकते हैं, उनका डेली एक्सपेंसेस कैसा निकालना है, उसको कैसे कम करना है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ फार्मर को सिखाया। बकरी पालन में हमें शासन से, यानी पूरी भारत सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फार्मर के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती है। अभी नया नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 100 बकरी से 500 बकरी तक फार्म बनाने के लिए, अगर आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो गवर्नमेंट 10 लाख की सब्सिडी दे रहे, 50% सब्सिडी दे रहे, ताकि 100% सब्सिडी है वो, 50% नहीं। इसको हम फार्मर को बताते हैं और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सा स्कीम है ये, जो ब्रीड डेवलपमेंट में है, मिल्क डेवलपमेंट में है और मीट डेवलपमेंट में शासन का अच्छा सा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का स्कीम है।
वैसे तो हमारे किसान हजारों साल से बकरियां पाल रहे हैं, लेकिन इसे प्रमुख व्यवसाय के तौर पर कभी लिया ही नहीं गया। आज जिस तरह पशुपालन की अहमियत बढ़ रही है, उसे देखते हुए बहुत से किसान अब पशुपालन को प्रमुख व्यवसाय मानने लगे हैं। विनायक नरावड़े का प्रमुख व्यवसाय भी बकरी पालन ही है। 15 साल के दौरान उन्होंने खुद का एक बाजार विकसित कर लिया है। उनकी सप्लाई मुंबई, गोवा और चेन्नई तक है। हमने सानेन ब्रीड अफ्रीकन बोर और सानेन में से सिलेक्शन क्यों किया? जब हम दूध यानी डेली अर्निंग मिलता है, हमें एटीएम जैसा पैसा मिलता है, मीट में हमें कुछ देर के बाद पैसा मिलता है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हमें डेली दूध सेल करें और डेली हमें पैसा मिल जाए, इसलिए हमने स्टार्ट किया। पहले टाइम में हमें तकलीफ आ गई, जो कि बकरी का दूध विलेज में कोई लेता नहीं है, तो उसे सिटी में हमें सेल करने के लिए ट्राई करना पड़ा। पहले हम प्रेफरेंस दिया बॉम्बे को। बॉम्बे में हम बाय बस से, पहले स्टार्टिंग में बस से हम दूध का पार्सल पैक करते थे और बस में भेजा जाता था, उसको टाइम जाता था। अब भी हम उसके बाद जो अपडेट किया है वो हम दूध मिल्क वैन में हम वो बॉम्बे, गोवा और चेन्नई तक मिल सपोर्ट करते हैं। हम सानेन में एवरेजली जब दूध निकालते थे तो पहले हमें आधा लीटर से ऊपर नहीं मिलता था एक बकरी के पीछे। तो हमने स्टार्ट किया, उसका स्टडी करने के लिए उसका न्यूट्रिशन चेंज किया, उसका खाना बढ़ाया, जिसका यूटिलाइजेशन मिल्क में हो जाए। ऐसे हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और हमें उसमें सक्सेस मिला और हमारी बकरी दिन में 2 लीटर से 3 लीटर तक दूध देती है। इस दूध को हम पाउच पैकिंग 1 लीटर, हाफ लीटर और 250 ml में करते हैं और जैसी रिक्वायरमेंट है हमारे कस्टमर की, उनको हम सपोर्ट करते हैं। एक जमाना था जब गांवों में बकरी पालने का आम रिवाज था, फिर धीरे धीरे ये रिवाज खत्म होता गया। आज के दौर में जबकि हर काम व्यवसाय का रूप ले रहा है, बकरी पालन भी व्यवस्थित तरीके से होने लगा है। इसके लिए बकायदा फार्म बनाए जा रहे हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सरकार की ओर से सहायता भी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत कुछ राज्य में ये सहायता 100% तक पहुंच जाती है। 20वीं पशुधन गणना बताती है कि हमारे देश में बकरियों की कुल संख्या 15 करोड़ के आसपास है। ये 19वीं गणना से 10% ज्यादा थी। इसका मतलब हुआ कि देश में बकरी पालन के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, नजर डालें सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। आज बात होगी एक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन की जो बहुत बड़ा काम करती है। जी हाँ, इसका नाम है ई-नाम एप्लीकेशन, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत ही आसान सी प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके पश्चात आप देश की 1500 से भी ज़्यादा जो मंडियाँ इसके तहत लिस्टेड हैं, उसमें किस जिन्स के क्या बाजार भाव बने हुए हैं उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। तो ई-नाम एप्लीकेशन कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद बन सकती है, आइए जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में।
ई नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन इनाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। इनाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के दौरान आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। बता दें, कार्यक्रम के लिए कोई सवाल है, कोई सुझाव है आपके मन में, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कीजिए krishidarshan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र लिखिए, पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आपको बता दें कि आप दोबारा भी देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जानकारियां आप पुनः हासिल कर पाएंगे। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।